हाय यार, अशोक हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड कैडेट प्लान के बारे में। ये वन ऑफ द क्विक और रिलायबल वे है जो मैं जानता हूँ किसी भी एक टॉप शिपिंग कंपनी से सेलेक्ट होने के लिए, वो भी आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ करने वाले हैं। पहला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेजेस क्या होते हैं एक स्पॉन्सर्ड कैडेट बनने के लिए। आप कहाँ से शुरुआत करते हो, उसके बाद कौन सी सीढ़ी चढ़ते हो और उन सीरीज को चढ़ के कैसे आप स्पॉन्सर्ड कैडेट बनते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, पीसेस हैं, उसको हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो सारी चीज़ें आपको एक स्पॉन्सर्ड कैडेट बनाने में मदद करे। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद किया है। मैं एक बीएससी नॉटिकल साइंस पास आउट हूँ। सनमार्क शिपिंग से मैंने प्लेसमेंट ली थी एंड उसके बाद मैंने उनके साथ सेल किया एंड मैंने और मेरी टीम ने अभी तक 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर ली है टू मेक देम फ्रॉम स्टूडेंट्स टू अ स्पॉन्सर्ड कैडेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी एंग्लो ईस्टर्न, मर्स्क, एमएससी, सिनर्जी ऐसे कंपनी से स्पॉन्सर्ड है या बहुत सारे अभी सेल कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ अब कि ये सब कैसे काम करता है। भाई यहाँ पे 5 फेजेस हैं आपके, ठीक है, जो आपको करने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले फेज में कोई भी एस्पिरेंट क्या होता है, एक ब्लाइंड एस्पिरेंट होता है। ठीक है, वो सिर्फ टेलीग्राम वगैरह में जाएगा, यूट्यूब वगैरह में जाएगा एंड पीडीएफ्स, फ्री की चीज़ें कहाँ मिल जा रही हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है इन्फॉर्मेशन की। एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई भी स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैं भी स्टार्ट कर रहा था तो यही हम करते हैं। ठीक है, ये एक कोई ऐसा स्टेज नहीं है जो कि एकदम खराब स्टेज है। दिस इज द स्टेज जहाँ पे हर कोई स्टार्ट करता है। स्पॉन्सर्ड कैडेट किसी भी टॉप शिपिंग कंपनीज मान लो या कोई भी, या मेरा भी एग्जांपल लो, तो मैं भी यही कर रहा था जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया। खोज रहा था इधर उधर, भाई कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज वेयर ब्लाइंड एस्पिरेंट इज इन द फेज 1। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज है भाई रिटर्न का फेज। तो जब आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ चुका है, अब आप देख रहे हो कि अच्छा यार मुझे पहले रिटर्न्स भी क्लियर करने पड़ते हैं, तो अब आप क्या करने लगते हो, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देखने लग जाते हो, रिटर्न्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। फिर आपको पता चलता है साइकोमेट्रिक किया तो साइकोमेट्रिक की भी रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देते हो। इधर उधर से फिर से इकट्ठा करके रिटर्न की तैयारी में अपना पूरा जो है झोंक देते हो खुद को। लेकिन आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप चौकन्ना रहते हो, क्योंकि यार रिटर्न सिर्फ क्लियर करना भी सब कुछ नहीं है। फेज 3, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। फेज 3 होता है कॉन्फिडेंट स्पीकर का। ठीक है, कॉन्फिडेंट स्पीकर। फेज 3 में आकर आपको रियलाइज होता है कि यार सिर्फ रिटर्न क्लियर करने से नहीं होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन में भी काम करना होगा। जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, शायद वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो मैंने रट्टा मारा था डेफिनेशन, वो मुझे इंटरव्यू में कैप्टन या चीफ इंजीनियर पूछे ही नहीं। तो यहाँ पे आप जो है अपने फिर इंटरव्यू में थोड़ा काम करने लगते हो। यहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि यार हाँ, मुझे अब इंटरव्यू में भी काम करना है, मुझे कम्युनिकेशन के ऊपर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। फेज 4 क्या होता है? बैटल टेस्टेड कैंडिडेट। बैटल टेस्टेड कैंडिडेट कौन होता है? जो अब रियलाइज कर चुका है कि हाँ, मुझे कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है, मुझे अपने इंटरव्यू स्किल्स सुधारने हैं, मुझे कॉन्फिडेंस लाना है अपने बात करने के वे में, अपना इंटरव्यू देने के वे में। तो आप खोजने लगते हो मॉक इंटरव्यू कहाँ दिया जाए, सीनियर से कैसे बात किया जाए, गाइडेंस कहाँ मिले। तो यहाँ पे फिर अब आप जो है इधर उधर थोड़ा हाथ पाँव मारना स्टार्ट करते हो एंड अब खुद को एक बैटल टेस्टेड बनाते हो कि हाँ यार, मैं जाके अपना वॉर लड़ सकता हूँ, मैं जाके अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, जिसके लिए मुझे मॉक इंटरव्यूज वगैरह देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक ऐसे स्टेज में आ चुके हो आप जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यू वगैरह को इम्पोर्टेंस देने लगे हो। एंड देन जब ये स्टेज भी पार हो जाता है, देन आप बनते हो एक स्पॉन्सर्ड कैडेट। आप फिर स्पॉन्सर्ड हो जाते हो अपनी ड्रीम कंपनी से या टॉप शिपिंग कंपनी से, जहां आप एक साल के बाद 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने वाले हो। और आपने इस स्टेज पार करने के बाद अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया है कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे पास अब स्पॉन्सरशिप है, कॉलेज लाइफ जाने से पहले ही मेरे हाथ में अब वो जॉब आ चुकी। अब यार आई डोंट नो आप अभी कौन से स्टेज में हो, ऑब्वियसली 5th स्टेज में तो हो नहीं, वरना आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। एंड देखो, जैसे मैंने कहा, सब कोई स्टेज 1 से ही स्टार्ट करता है, फेज 1 से ही स्टार्ट करता है। तो इसमें कोई
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस मनाने वाली बात नहीं है। एवरीवन स्टार्ट्स एट फेज 1 एंड उसके बाद आप जाते हो स्टेज 2 में, फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में, एंड देन आप बनते हो स्पॉन्सर्ड कैडेट। एंड आप अभी कोई भी स्टेज में हो, आगे जो मैं प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी, दैट विल बी योर फुल रोड मैप टू बिकम दिस स्पॉन्सर्ड कैडेट। ठीक है। एंड हमने अभी तक हेल्प कर लिया है 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर स्टेज से, फर्स्ट स्टेज से स्पॉन्सर्ड कैडेट के बनाने के स्टेज तक। तो दिस ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू आर ऑलरेडी टेस्टेड, प्रूवन एंड हैज़ गिवन रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स। तो भाई ये मेरा कुछ सिस्टम है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि भाई कैसे पूरा हमारा रोड मैप चलने वाला है। एंड तो सबसे पहले जो ये हमारा ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। उस ट्राइंगल में हमारा आ जाएगा भाई, आपको बनना क्या है, आपको बनना है स्पॉन्सर्ड कैडेट। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा मेन गोल है। अब इस गोल के पीछे भी हमारे 3 रीजंस होते हैं किसी भी स्टूडेंट के। इन तीनों में से आपको कोई एक हो सकता है, इन तीनों में से कोई 2 हो सकता है, इन तीनों में से तीनों हो सकते हैं कि भाई इसलिए मेरे को स्पॉन्सरशिप लेनी है, इसलिए मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? वो रीज़न है, सबसे पहला क्या है, मुझे जॉब इन हैंड चाहिए। मुझे इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट के न्यूज़ आते हैं उनमें से मुझे एक नहीं बनना है। मेरा ऐसा करियर होना चाहिए जहाँ पे मैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे हाथ में जॉब हो, मेरे हाथ में वो स्पॉन्सरशिप लेटर हो, और वो मर्चेंट नेवी मुझे दे रहा है, इसके मुझे ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी। और देखो, अगर आप पैसे के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई पैसे के लिए ज्वाइन मत कर, पैसे के लिए ही तो ज्वाइन करने आए हैं। ठीक है। क्यों क्यों नहीं, क्यों ये अच्छी बात है? क्योंकि भाई अगर पैसा आपको मोटिवेट कर रहा है कुछ अच्छा काम करने के लिए, आप औरों की तरह नहीं हो, आप पैसे को एक मोटिवेशन की तरह ले रहे हो टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी टू मेक योर करियर, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। एंड मर्चेंट नेवी में हमें स्पॉन्सरशिप लेनी है ताकि हमारे हाथ में जॉब हमारे हाथ में पहले से आ जाए, इवन बिफोर हम जो है कॉलेज लाइफ स्टार्ट करें अपना। शायद आप 1 साल के बाद ऐसे स्टेज में होंगे जहाँ पे आप 30 से 40 हज़ार कमा रहे होंगे, एंड अभी आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अभी भी अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांग रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारा जॉब इन हैंड होना चाहिए, इसलिए हम मर्चेंट नेवी का जो स्पॉन्सर्ड कैडेट का गोल है हमारा, इसलिए भी हम पूरा करना चाहते हैं। दूसरा क्या हो रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। ठीक है, कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मैं एक ऐसे स्टेज में आना चाहता हूँ जहाँ पे मैं फाइनेंशियली अपने मम्मी पापा को हेल्प कर सकूँ, मैं अपने पैर में खुद खड़ा हूँ, मुझे औरों से या फिर मम्मी पापा से भी एटलीस्ट मांगना ना पड़े इन फ्यूचर, जो भी मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। एंड जो मेन रीज़न मैं ज़्यादातर स्टूडेंट से सुनता हूँ वो है ये है कि उन्हें रियलाइज़ होता है कि मम्मी पापा ने कितना सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, एंड जो भी विशेष उनके थी, जो चीज़ें वो पाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि मे बी फाइनेंशियली वीक थे या कोई भी रीज़न से आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया बट खुद नहीं किए। तो वो सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं मिल पाई है वो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एंड उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एंड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैडेट अगर आप हो जाते हो तो आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के गोल में आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तीसरा रीज़न क्या होता है इस एक स्पॉन्सर्ड कैडेट बनने का, वो होता है प्राउड। ठीक है, खुद को एक प्राउड फीलिंग करवानी है, मम्मी पापा फैमिली रिलेटिव्स को प्राउड फील करवाना है कि हाँ कुछ मैंने करके दिखा दिया है। जैसे ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी यू विल गोना कॉल योर मम्मी पापा कि मेरा स्पॉन्सरशिप हो गया है। एंड दैट मोमेंट, दैट सिंगल मोमेंट एक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट्स अ वेरी बिग मोमेंट ऑफ प्राउड। एंड मम्मी पापा विल हग यू, मम्मी पापा विल फील वेरी प्राउड फॉर यू। एंड दिस इज़ वॉट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि यार हमें एक स्पॉन्सर्ड कैडेट बनना है ताकि हम बाद में धक्के ना खाए, बीएससी बीटेक ज्वाइन करके प्लेसमेंट के लिए हमारे हाथ में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लग चुकी है। यही 3 रीजंस हैं जिसके लिए कोई भी एक स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड कैडेट बनना चाहता है। तो जो रियलिटी है अभी और ये जो 3 गोल्स हैं हमारी, उसके बीच में रुकावटें हैं। सबसे पहला रुकावट क्या है,
सबसे पहला हमारा रुकावट है नो डायरेक्शन का, ठीक है, नो डायरेक्शन। मतलब आपको पता लग चुका है भाई मर्चेंट नेवी नाम का कोई करियर है, मर्चेंट नेवी में मुझे जाना है, मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी टू जॉइन डीएनएस। स्पॉन्सरशिप मतलब मेरे हाथ में ऑलरेडी जॉब है, लेकिन मैं लो तो कैसे लूँ, मैं क्रैक करूँ तो कैसे करूँ। कंपटीशन आपको ऑलरेडी शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि कैसे ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। आईएमईसीटी में कंपटीशन बढ़ना मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है स्पॉन्सरशिप लेने की कंपटीशन को भी। तो यहाँ की बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 70 to 80% बच्चे क्यों नहीं ले पाते हैं स्पॉन्सरशिप, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नो डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है कि भाई गलत कर रहा है तो सही कर रहा है, तो सही कर रहा है तो इसको डबल डाउन कर, गलत कर रहा है तो उसको निकाल, इसको मत कर। नॉट ओनली ऑन स्टडीज, नॉट ओनली ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कि ये पढ़, बट इन ओवरऑल आपके कम्युनिकेशन से लेकर इंटरव्यू स्किल्स से लेकर आपके कॉन्फिडेंस लेवल तक लेके देयर इज नो डायरेक्शन फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है। आपका इंग्लिश स्पीकिंग खराब है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आपको कुछ पूछा जाता है तो आप नर्वस हो जाते हो, आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते हो। शायद आपको इंग्लिश पढ़ तो सकते हो, आप इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स तो लेके आ सकते हो, बट आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर कुछ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दे तो आपका यहीं पे आके अटक जाता है एंड उसके बाद आप बोल नहीं पाते हो। ये सब चीज़ें हैं पुअर कम्युनिकेशन की, एंड इसके वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस तीनों बोझ को नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रेयरली होते हैं कि भाई इंटरव्यू हिंदी में हो गया तो भाई मैंने अच्छे से दे दिया इंटरव्यू, बट अगर इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ तो वहीं पे आपका बेड़ा गर्क, आप नर्वस इतने हो चुके हो कि इसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, एंड ख़त्म, वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म। एंड दैट इज़ वाई पुअर कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जो आपके ये गोल्स और आपके बीच में खड़ा है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन भी है, आपको पता है कि कौन सी कंपनीज को मेरे को टारगेट करने हैं, कौन सी कंपनीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी कंपनीज में मेरे को जाना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाते हो, आपकी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी है, बट आपका एग्जीक्यूशन खराब है। आपने कभी मॉक इंटरव्यू दी नहीं दिया कि आप समझ पाओ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, इंटरव्यूअर के सामने कैसा बोला जाए। आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, बट जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके पास आया, क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, यू आर फेल, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। जैसे आप ऐसे लड़ाई करने जा रहे हो, पूरा प्रिपेयर्ड है, आपने पूरी रणनीति आपने जान ली है, आप पूरा आर बर लगा के पहुंच रहे हो युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध करते ही जाके तलवार उठाया, तलवार चला नहीं रहे तो चलाना ही नहीं आ रहा। ये ऐसी वाली बात होती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब ये चीज़ होता है, और ये भी आपके गोल और आपके बीच में खड़ा है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके और आपके तीनों गोल्स, जॉब इन हैंड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड प्राउड, के बीच में खड़ा है। हमारे तीन गोल्स थे, तीन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तीन प्रॉब्लम्स के तीन यहाँ पे जुगाड़ भी है, तीन यहाँ पे रास्ते भी है। तो अब हम देखते हैं रास्ता क्या क्या है इन तीनों बैरियर्स को पार करने के लिए। सबसे पहले है, देखो, डिस्ट्रक्शन को पार करने के लिए हमारे पास है द रोड मैप टू फिक्स योर डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास एक फुल प्रूफ रोड मैप होना चाहिए कि मुझे बीएससी करना है, बीटेक करना है, डीएनएस करना है, चूज कर लिया है, डीएनएस करना है मान लो, तो डीएनएस में मुझे कौन सी 5 से 7 कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज मेरे को सेलेक्ट कर सकती है मेरे पीसीएम परसेंटेज के ऊपर, मेरे बोर्ड्स के ऊपर, बहुत सारे एनआईएस से आते हैं, एनआईएस के ऊपर कौन 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 मुझे सेलेक्ट कर सकता है, ड्रॉपर हूँ तो ड्रॉपर्स को कौन कौन लेता है, मेरा जो सिचुएशन है वहां से मुझे रोड मैप क्या लेना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, द प्रैक्टिस, ठीक है, टू फिक्स योर कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, क्रॉस क्वेश्चनिंग, 30-40 इंटरव्यू के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके रिटर्न्स, आप क्लियरेंस, ये सब चीज़ें आपके
प्रैक्टिस में आएगी। वो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बेहतर हो जाए। एंड उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, द रिजल्ट। ठीक है, ऐसे क्या एग्जीक्यूट, कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि हमारा रिजल्ट आए। और उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है भाई, मॉक इंटरव्यू देना, मेडिकल अपना चेक करवाना कि मेडिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। उसके बाद कोई एप्लीकेशन जो भरे वो सब सही सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी ये 3 सॉल्यूशंस बन जाती है। यहाँ पे आपको एक मैं ट्रैफिक लाइट देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम हर सॉल्यूशन का 3 पार्ट देखेंगे जिसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा। और ये तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपने 1 2 3 कर लिया तो आपका ये रोड मैप, आपका जो डायरेक्शन था वो फिक्स हो जाएगा। आपने 4 5 6 कर लिया तो आपका जो प्रैक्टिस का चीज़ था, जो आपको पुअर कम्युनिकेशन को ठीक कर देगा अगर आपने 4 5 6 कर लिया तो। और अगर हम 7 8 9 को अगर कर लेते हो तो रिजल्ट की टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आपका एग्जीक्यूशन जो लैग कर रहा था विच विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी टू गेट दिस 3 गोल्स इन योर हैंड। ठीक है, नाउ ये जो तीनों, ये जो 9 चीज़ें हैं उसको आप क्या करोगे, रेड ग्रीन येलो में जो है डिवाइड कर दोगे। तो अगर मान लो आपका जो मैं यहाँ पे सारी 9 चीज़ें बताने वाला हूँ, मेरा जो पहला चीज़ है वो मेरा लाल है, ठीक है, इसलिए मेरे मेरे लिए हार्ड है तो वो आप रेड कर दोगे। मेरा जो फिफ्थ वाला चीज़ है वो येलो है, मैं थोड़ा बहुत इसमें कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरा जो 8वां चीज़ है वो बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट है और मैं इस पर बहुत अच्छा हूँ, तो आप इसमें ग्रीन कर सकते हो। तो इस ऐसे जो है हम यहाँ पे करने वाले, मैं अब आपको बताऊंगा एंड आप उसको रेड येलो ग्रीन में कलरिंग कर सकते हो। अब आप फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस में आपको काम की जरूरत है। तो देखो रोड मैप में सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज है शॉर्ट लिस्टिंग का। ठीक है, मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि भाई मुझे डीएनएस करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, क्या करना है ये। और अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो आपको 5 से 7 कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप जा सकते हो। ऑब्वियसली बीएससी बीटेक में आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आप 5 से 7 कंपनी सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए आप कर सकते हो। तो सबसे पहला जो काम आ जाता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग का, कि भाई मुझे करना क्या है। अब उसके लिए अगर आपको एकदम कंफर्म हो कि भाई मुझे डीएनएस ही करना है, क्यों कंफर्म, बस यू नीड टू आस्क दैट। एंड अगर आपको उसमें गाइडेंस चाहिए रहेगी एंड उसमें अगर आपको जानना है कैसे क्या कर सकते हैं तो फिर आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करना है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा आता है अपडेट, कि भाई कंपनी के फॉर्म्स कब ओपन हो रहे हैं, उसका डेडलाइन क्या है, कंपनीज का जो फॉर्मेट था वो चेंज तो नहीं हो गया है। जैसे एंग्लो स्ट्रीम का आपको पता होगा, एक साल 1.5 साल पहले उन्होंने क्या किया, 3 मैक्सिमम लिमिट्स ला दिए, तो बहुत सारे बच्चे उसके लिए अपडेटेड नहीं थे। फॉर्मेट उसका अपडेट होना चाहिए, सिलेबस आप अपडेटेड हो या नहीं हो, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी, अपडेट होना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है आपका रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न के लिए रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। अगेन रिटर्न का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम फॉर्मेट क्या है, रिटर्न में टाइम्स और कितने मिलते हैं, क्या उसका टेस्ट सीरीज आपके पास है, उस कंपनीज के रिटर्न की टेस्ट सीरीज क्या आप है, पीवाईक्यूज आपके पास है, वो सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे पढ़ाई कैसे करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ये हो जाएगा आपका पहला रोड मैप, पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि यार आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, आप अपडेटेड हो और आप रिटर्न की तैयारी करने लग चुके हो। यहाँ पे मतलब आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ प्रैक्टिस लो भाई, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, लाइफ स्किल्स। ठीक है, लाइफ स्किल्स जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, क्या मेरा इंग्लिश स्पीकिंग सही है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कैसी है। ठीक है,
इंटरव्यू का स्किल्स कैसा है, ये सारी की लाइफ स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कि भाई लाइफ हर जगह ये आपको काम आएगा ये सारी स्किल्स। ये कैसी आपकी स्किल्स है, क्योंकि इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली ये काम आने ही वाला है। उसके बाद है आपका टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज आपका कैसा है, पीसीएम में आप स्ट्रांग हो या नहीं हो। जैसे अगर एंग्लो स्टन की बात करें तो एंग्लो स्टन के इंटरव्यू में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। वैसे ही बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आप ये सोच के मत जाना कि आपसे डायरेक्ट न्यूटन्स का थर्ड लॉ का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा भाई तू गेम कौन सा खेलता है, आप बोलोगे क्रिकेट खेलता हूँ, वहाँ पूछ लेगा भाई वहाँ पे बॉल बैट से लगने के बाद कौन सा मोशन फॉलो करते हुए आया है, और जो भी मोशन उसने फॉलो किया उसकी हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी से ही पूछ रहे हैं, अपना सीनियर से पूछते हैं ना, बहुत ही कम ऐसा होगा जहाँ पे आपको डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं टेक्निकल नॉलेज का। तो आपको टेक्निकल नॉलेज पे ध्यान देना है अपने प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कम्युनिकेशन में अच्छे हो चुके हो, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बेहतर हो चुकी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए हो, पीसीएम बहुत अच्छा है आपका, स्ट्रांग है। लेकिन पीसीएम पूछते पूछते इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है, आप अपने लाइफ की कुछ बता रहे हो, उसमें क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है एंड आप क्या हो, फ्रीज हो चुके हो। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, डिजाइन। यू नीड टू डिजाइन कि भाई मैं अभी कौन से स्टेज में हूं, मैं क्या अभी क्लास 12 दे रहा हूं तो मैं बोर्ड्स, आईएमयू, सीटी और स्पॉन्सरशिप, इसकी तैयारी कैसे करूं, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करूं, डिज़ाइन कैसे करूं अपनी प्रिपरेशन को, ताकि मेरे को कोई एक साल वेस्ट ना करना पड़े। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे को ड्रॉप लेना है तो आपको फिर आपका ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी लाइफ का एक साल बर्बाद नहीं करना चाहता है, प्रिपरेशन के नाम पे एक साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता है, तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि यार मैं अभी 2 इयर्स दे रहा हूँ, मेरा बोर्ड्स भी है जिसमें आपको अच्छा करना है, आईएमयूसीडी है, आईएमयूसीडी में अच्छा रैंक लाना है, स्पॉन्सरशिप निकालनी है कंपनी को। तो मैं डिज़ाइन कैसे करूँ अपने लाइफ को, अपना टाइम टेबल कैसा रखूँ, अपना कौन सी ऐसी टाइम है जहाँ पे मैं अभी पुश कर सकता हूँ अपने खुद को। तो वैसे ही डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा अपने रिजल्ट लाने के लिए। उसके बाद क्या है भाई, मेडिकल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, लेसिक चाहिए होता है उनको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है या कम होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले पता कर लगानी पड़ेगी कि यार मेरे को मेडिकल में किस में सुधारना है खुद को। वो सब चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी पड़ेंगी, मेडिकल। और यहाँ पे मैं एक और कहूँगा, आपका डॉक्यूमेंट्स भी, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी खुद की तैयार कर लेनी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कहाँ है, ओबीसी एससी एसटी के सर्टिफिकेट्स कहाँ है, वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी तैयार रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, वो है पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स को ही तो प्राउड फील करवाना है। तो पेरेंट्स ही अगर राज़ी नहीं होंगे और उनको समझ नहीं आ रहा है इन पे मर्जी भी करियर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनको उनको बताना पड़ेगा आपको कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होने वाला है मर्चेंट नेवी करियर में, क्या ये करियर सेफ है जो कि होता है, इसमें कैसे सेफ्टी रखी जाती है। वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी समझानी पड़ेंगी पेरेंट्स को। आरओआई दिखाना पड़ेगा, सेफ्टी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो जनरली करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे टू गेट द रिजल्ट। तो अब आपको यहाँ ये 9 चीज़ों में आपको ऐसी 3 चीज़ें ढूंढनी है जो आपके लिए 3 महीने में रिजल्ट क्रिएट करके ला सकता है। तो शायद किसी के लिए हो सकता है यार मेरा रिटर्न अभी अच्छा नहीं है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है रिटर्न के लिए, मुझे रिटर्न में ध्यान देना होगा। उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार मेरी जो लाइफ स्किल्स है, कम्युनिकेशंस वगैरह, वो सही नहीं है, अगर मैं इसको ठीक कर लूँगा तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। बहुत बहुत तो ये हो सकता है भाई मेडिकल, मेरा मेडिकल बीएमआई ज़्यादा है, मुझे बी ज़्यादा से कम करना है, नॉर्मल रैंक बनाना है। तो ये 3 चीज़ें अगर मैं अभी फिक्स कर लेता हूँ तो मैं अराउंड 70-80% जो है अपनी चांसेस बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पे आई थिंक मुझे काम करने की ज़रूरत है यार, अपडेट रहने में। मैं अपडेट नहीं रह पाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में क्या क्या चल रहे होते हैं। मैं कहीं पे भी मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपडेट रह सकूँ। मैं अपडेटेड नहीं हूँ, सिलेबस कैसा है, फॉर्मेट कैसा है कंपनीज का, सारे कंपनीज के अलग होते हैं,
इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मेरे को इसमें भी ध्यान देना है। थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग का, लेकिन मुझे इसमें ध्यान देना है। मेरा जो डिज़ाइनिंग है, मेरा अपना 12 बोर्ड्स, आईएमएस सीरीज स्पॉन्सरशिप है, मुझे 1 साल वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ें मुझे टेक केयर करने की ज़रूरत है। ये आपका ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको 3 जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद ठीक करनी है, ताकि आप 80% से 95% चले जाओ। शॉर्ट लिस्टिंग करती है, टीएनएससी मुझे करना है। आपको टेक्निकल नॉलेज, मेरा पीसीएम बहुत स्ट्रांग है, आई कैन डू इट वेरी वेल। मेरे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि यार मेरा रिटर्न में मुझे गड़बड़ है, मेरा लाइफ स्किल्स मुझे इम्प्रूव करना है, मेरा मेडिकल में मुझे बीएमआई कम करना है, ज़्यादा करना है, दैट इज़ योर अपना चीज़। तो ऐसे दिस इज़ योर कंप्लीट रोड मैप कि भाई ऐसे आपको चलना है। ठीक है, आपने सीखा कि भाई कैसे स्पॉन्सर्ड कैडेट बनना है। तो अब आपको अपना खुद का मैप बनाना है एंड खुद ऐसे चीज़ें ढूंढनी है जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा लिवर को पुल करेंगी टू बिकम अ स्पॉन्सर्ड कैडेट। तो आपको 3 चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आपको ये 3 चीज़ें 30, 90, 60 दिन में कंप्लीट करनी है, ताकि आप एक स्पॉन्सर्ड कैडेट बन सको। और उसके बाद 3 येलो चीज़ें हैं जो आपको पता है, जो मुझे 80 से 95% तक लेके चली जाएंगी अगर मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। तो ये अपना मैप खुद बनाना, अपना मैप देखना, रेड ग्रीन येलो जो है, जो चीज़ें आपकी सुधरी हुई हैं उस पर टाइम ना बिता के, जो रेड चीज़ें हैं, येलो चीज़ें हैं, उसमें आपको टाइम पूरा स्पेंड करना है और उसको इम्प्रूव करना है। तो आपको जो भी रेड और येलो रीज़न है आपके मैप में, उसे हम 1-on-1 मिलके फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली शॉर्ट ग्रुप रहता है हमारा। मैं महीने में सिर्फ 4 ही बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है एंड मैं सेलेक्ट करता हूँ, हम 1-on-1 बैठ के आपकी सारी जो रेड और येलो रीज़न है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ काम करना है, 1-on-1 बैठ के अपने रेड और येलो रीजंस को फिक्स करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो एक ऐसा तरीका जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरे साथ 1-on-1 काम कर सकते हो।